जो ग्लोबल ऑर्डर यूएस को टॉप पर लेकर गया था, अब वो हिलने लगा है। यूएस से पहले ये क्राउन जो था वो ब्रिटेन के पाउंड के पास था। 1860 से लेकर 1914 के बीच में, यानी कि 1860 से 1914 के बीच में इस मीटिंग में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एक नया करेंसी सिस्टम निकला जो डॉलर से लिंक कर दिया गया था। डॉलर की पावर यूएस को कुछ अनफेयर फायदे देती है, इतने ज्यादा कि एक फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज जो है वो अमेरिका को इससे मिलते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, यूएस डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये एक वेपन है, एक हथियार है। दुनिया की 54% ट्रेड इनवॉइसेस यूएस डॉलर में ही होती है और 90% फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन भी डॉलर में ही होते हैं। कईयों सालों तक अमेरिका की पावर ने डॉलर को दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम का राजा बना दिया। इसके साथ आया पैसा, पावर और कंट्रोल, जिसका सिर्फ सपना ही देख सकती थी बाकी दुनिया। लेकिन जिसे कहते हैं ना, सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, समय के साथ बदलाव होना जरूरी है। ट्रंप ने दोस्तों और दुश्मनों दोनों से पंगा लेना शुरू कर दिया है। चाइना से लेकर ब्राजील तक नए नए पावर सेंटर्स जैसे कि ब्रिक्स मिलकर काम कर रहे हैं। जो ग्लोबल ऑर्डर यूएस को टॉप पर लेकर गया था, अब वो हिलने लगा है। तो सवाल उठता है, क्या यूएस डॉलर हमेशा दुनिया की रिजर्व करेंसी बना रहेगा? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसको डिसाइफर करने का काम करते हैं। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि रिजर्व करेंसी क्या होती है, फाइनेंशियल करेंसी क्या होती है। सीधी सी बात अगर मैं बोलूं, ये वो करेंसी होती है जो सेंट्रल बैंक्स ज्यादा क्वांटिटी में रखते हैं। एक लिक्विड और स्टेबल एसेट जिससे वो इंटरनेशनल ट्रेड सेटल कर सकते हैं, अपनी करेंसी को स्टेबल रख सकते हैं और फॉरेन लोन्स को रीपे भी कर सकते हैं। हाँ, यूरो, येन और पाउंड भी रिजर्व करेंसी लिस्ट के अंदर शामिल है, लेकिन असली राजा अभी भी यूएस डॉलर ही है। हर 100 करेंसी ट्रेड्स में 88 जो होती हैं वो यूएस डॉलर में ही किसी ना किसी तरीके से होती हैं, यानी कि 100 में से 88 ट्रेड्स में कहीं ना कहीं यूएस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अपने डॉलर के थ्रू शामिल होता ही होता है। और ग्लोबल फाइनेंशियल रिजर्व का आधा से ज्यादा जो है वो यूएस डॉलर के अंदर ही शामिल है। और दुनिया का 54% ट्रेड इनवॉइसेस भी डॉलर में ही होते हैं। चाहे यूएस ट्रेड में हो या यूएस ट्रेड में ना हो, तब भी डॉलर जो है वो ट्रेड में शामिल रहेगा ही। सीधी सी बात, अगर अर्थ का फाइनेंशियल सिस्टम एक ब्लड स्ट्रीम है तो यूएस जो है वो उसकी ऑक्सीजन है, या यूएस डॉलर जो है उसकी ऑक्सीजन है। अगर आप नाइरोबी की किसी स्ट्रीट मार्केट में चले जाओ, बैंकों के बैंक में चले जाओ, या आप कहीं भी चले जाओ, वहां पर अगर आप डॉलर दिखाओगे तो कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा। डॉलर को कहीं भी एक्सचेंज करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है। डॉलर हमेशा से दुनिया के रिजर्व करेंसी लेकिन नहीं था। यूएस से पहले यह क्राउन जो था वो ब्रिटेन के पाउंड के पास था। 1860 से लेकर 1914 के बीच में, यानी कि 1860 से 1914 के बीच में दुनिया की 60% ट्रेड जो थी वो ब्रिटिश पाउंड में होती थी। ब्रिटिश एम्पायर तब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पावर था, और दुनिया के 20% इंपोर्ट जो थे वो सिर्फ छोटे से टाइनी से आइलैंड ब्रिटेन में ही जाते थे। सोचिए, दुनिया भर के 20% इंपोर्ट सिर्फ ब्रिटेन में जाते थे। तब अमेरिका जो था वो पावर में राइज हो रहा था। बट ऐसे में जब पाउंड इतना स्ट्रॉन्ग था तो फिर डॉलर कैसे टॉप पर आ गया? इसके दोस्तों 3 मेन रीजन है। एक एक करके इन तीनों रीजन को समझने का काम करेंगे। सबसे पहला रीजन है अमेरिका की इकोनॉमी का राइज। सिविल वॉर के बाद अगले 100 सालों में यूएस ने इंडस्ट्रियलाइजेशन में धमाका कर दिया। 1850 में यूएस सिर्फ 5% ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा था, यानी कि 1850 की अगर हम बात करें तो 1850 में सिर्फ 5% ग्लोबल जीडीपी के अंदर यूएस का शेयर था। लेकिन आगे क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ 1960 आते आते, यानी कि लगभग 100-110 सालों के अंदर अंदर यह हिस्सा बढ़कर 5% से 25% तक पहुंच गया। यानी कि अमेरिका अब ग्लोबल जीडीपी का 1/4 हिस्सा जो था वो अपने कंट्रोल में कर चुका था। ग्लोबल प्रोडक्शन का इंजन जो था वो अमेरिका बन चुका था, और डॉलर उसके एक्सपोर्ट्स के साथ दुनिया भर में फैलने लग चुका था। यानी कि जैसे जैसे अमेरिका की ट्रेड बढ़ रही थी, वैसे वैसे यूएस डॉलर भी दुनिया भर की कंट्रीज के अंदर पहुंच रहा था। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, ये तो पहला कारण हो गया कि अमेरिका की इकोनॉमी का राइज। दूसरा बड़ा कारण था ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। 1944 में आप जानते हैं जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, तब 44 कंट्रीज ने एक साथ मिलकर, जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, वेस्टर्न यूरोप हो गया, कई सारे देशों ने एक साथ मिलकर एक नई फाइनेंशियल सिस्टम बनाई थी। इस मीटिंग के अंदर आईएमएफ बना था, इस मीटिंग के अंदर वर्ल्ड बैंक बना था, जिनको हम ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और ये नए करेंसी सिस्टम को लेकर आए और डॉलर जो था वो इनकी एक इंपॉर्टेंट करेंसी बन गया। इस मीटिंग में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एक नया करेंसी सिस्टम निकला जो डॉलर से लिंक कर दिया गया था। इस
बात की इंपॉर्टेंस समझने के लिए हमें और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, हमें गोल्ड स्टैंडर्ड के टाइम तक जाना पड़ेगा। हुआ क्या दोस्तों, 1819 में ब्रिटेन ने अपनी करेंसी को गोल्ड से लिंक कर दिया था और 1800s के एंड तक ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज ने भी इसी सिस्टम को अपना लिया था। यानी कि करेंसी जो थी वो फ्लक्चुएट नहीं होती थी, वो गोल्ड के प्राइसेस के साथ लिंक कर दी गई थी। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तभी उनकी करेंसी का प्राइस बढ़ेगा। और आप जानते हैं कि गोल्ड का प्राइस जो है वो एकदम से ऊपर नीचे नहीं होता है, वो स्टेबल रहता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कंट्रीज अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड से फिक्स करती थी और ट्रेड बैलेंसेस गोल्ड यानी कि बुलियन से सेटल किए जाते थे। आइडिया सिंपल था कि ह्यूमन एरर हटाओ, मनी सप्लाई को स्टेबल रखो। फिर वर्ल्ड वॉर 1 आया। वॉर के खर्चे पूरे करने के लिए गवर्नमेंट्स ने करेंसी को गोल्ड से कन्वर्ट करना बंद कर दिया और सिस्टम में ज्यादा पेपर मनी डालना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ, इससे जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो टूट गया। लेकिन इसी ब्रोकर सिस्टम से या इसी टूटे हुए सिस्टम से ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो था वो बनाया गया था। इस सिस्टम में हर करेंसी को डॉलर से लिंक कर दिया गया था और डॉलर को गोल्ड से एक फिक्स्ड रेट पर लिंक कर दिया गया था। डॉलर को गोल्ड से $35 पर आउंस के हिसाब से लिंक कर दिया गया था। यानी कि पर आउंस गोल्ड पर आप या $35 देकर आपको पर आउंस गोल्ड जो था वो मिल जाता था। इस सिस्टम ने एक्सचेंज रेट को प्रेडिक्टेबल बना दिया, महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर दिया और ग्लोबल ट्रेड के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी दिया। और यह सिस्टम काफी अच्छा चलता रहा। ट्रेड ओपननेस यानी कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का ग्लोबल जीडीपी में शेयर वर्ल्ड वॉर के बाद दोबारा बढ़ने लग गया था और ब्रेटन वुड्स एरा में कंटिन्यूसली ग्रो करता रहा। लेकिन ये अच्छे दिन ज्यादा देर तक टिकने वाले नहीं थे दोस्तों। फिर क्या हुआ, 1960s तक ये सिस्टम जो था वो टूटने लग गया फिर से। यूएस ने उस कई सालों तक फॉरेन एड दी थी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट किए थे, वियतनाम वॉर जैसे मिलिट्री एक्सपेंसेस में ह्यूज पैसा खर्च किया था। इससे दुनिया भर में डॉलर ही डॉलर फैलता हुआ चला गया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि डॉलर के मुकाबले गोल्ड जो था वो काफी कम था। $35 पर आउंस के रेट पर यूएस के पास उतना गोल्ड था ही नहीं जितने डॉलर मार्केट में घूम रहे थे। सिंपल सी बात थी, मैच नहीं हो रहा था, गणित मैच नहीं हो रहा था और सबको पता यह चल गया था। तभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था निक्सन ने डिसीजन लिया, फैसला किया। उन्हें लगता था कि डॉलर की वैल्यू ज्यादा है और इसी वजह से यूएस की इंडस्ट्रीज जो है वो कमजोर हो रही हैं। फिर 1971 में निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म ही कर दिया। ना गोल्ड का बैकअप, ना $35 पर आउंस का रेट, और इसी के साथ ब्रेटन वुड्स का खात्मा होना शुरू हो चुका था। दुनिया एंटर कर गई थी फ्लोटिंग करेंसी के जमाने में। लेकिन ब्रेटन वुड्स के बाद भी डॉलर खत्म नहीं हुआ। उसने एक नया एक्टर ढूंढ लिया, एक नया एंकर ढूंढ लिया जो कि था ऑयल यानी कि कच्चा तेल। और ग्लोबल एनर्जी ट्रेड में जो कच्चा तेल था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा, जिसे हम पेट्रो डॉलर इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। इससे क्या हुआ, ग्लोबल एनर्जी ट्रेड के थ्रू डॉलर और भी ज्यादा पावरफुल बनता चला गया। 1974 में यूएस ने सऊदी अरेबिया के साथ एक डील करी, पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट साइन किया और सऊदी अरेबिया ने एग्री किया कि वो अपना सारा का सारा ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर में ही बेचेगा और कोई भी एक्सेप्शन नहीं रखेगा। जो भी देश ऑयल लेना चाहते थे, चाहे सऊदी से ले या किसी और देश से ले, पहले यूएस डॉलर्स उनको लेने ही पड़ते थे। और इसी मूवमेंट से डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं रहा, वो बन गया दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स यानी कि एनर्जी का टिकट यानी कि कच्चे तेल का टिकट। एक ऐसी ग्लोबल रिजर्व करेंसी जो डेलिबरेटली डिजाइन की गई थी। आज भी वही 3 मेन पिलर चल रहे हैं। यूएस की इकोनॉमिक पावर चल रही है, ब्रेटन वुड्स सिस्टम का बेस आज भी बना हुआ है और प्रो डॉलर ऑयल डील आज भी कंटिन्यू है। इन तीनों ने मिलकर दुनिया की ट्रेड के सिस्टम की फाउंडेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का काम किया। डॉलर बन गया वर्ल्ड का डिफॉल्ट और डिजाइंड रिजर्व करेंसी। पर दोस्तों अब सवाल यह है, अमेरिका को इससे मिलता क्या है? एक सिंपल शब्द में अगर मैं आपको बताऊं तो अमेरिका को इससे सब कुछ मिलता है। डॉलर की पावर यूएस को कुछ अनफेयर फायदे देती है, इतने ज्यादा कि एक फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि एक्सोर्बिटेंट प्रिविलेज जो है वो अमेरिका को इससे मिलते हैं, यानी कि हद से ज्यादा स्पेशल बेनिफिट जो है वो अमेरिका अपने डॉलर से निकाल पाता है। सबसे पहला फायदा अमेरिका को क्या है? ग्लोबल डिमांड फॉर डॉलर का मतलब है कि यूएस गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं, जिन्हें ट्रेजरीज हम कहते हैं, उनकी डिमांड हमेशा हाई रहती है। यह यूएस के लिए एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज बन जाता है। वो जितना मर्जी डेट यानी कि कर्जा इशू कर ले, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई यूएस बॉन्ड्स को खरीदने के लिए तैयार होता ही होता है। इस हाई डिमांड की वजह से यूएस को लोन लेने का कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम पड़ जाता है। आज के टाइम में अगर
$8 ट्रिलियन से ज्यादा के यूएस ट्रेजरी फॉरेन गवर्नमेंट और इन्वेस्टर के पास है, तो अमेरिका को उससे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा फायदा क्या है, डॉलर की बिल्ट इन स्केलेबिलिटी। बाकी कंट्रीज को डर लगता है कि अगर करेंसी का रेट बढ़ा तो उनका फॉरेन डेट जो है वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा, लेकिन अमेरिका को ऐसा कोई डर ही नहीं, अमेरिका को ऐसी टेंशन ही नहीं है, उसका डेट भी डॉलर में ही होता है और डॉलर वो खुद प्रिंट करता है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को क्या है, सबसे बड़ा फायदा है पावर। जब आपके पास दुनिया की रिजर्व करेंसी का कंट्रोल होता है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन इसे यूज कर सकता है और कौन इसे नहीं यूज कर सकता है। और अगर आप किसी कंट्री या कंपनी को सिस्टम से निकालना चाहो तो आप इजीली ऐसा कर सकते हो। सीधा मतलब है कि आप सैंक्शंस लगा सकते हो, क्योंकि डॉलर जो है वो ग्लोबल ट्रेड में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। हर बड़े ट्रांजैक्शन का कुछ पार्ट जो है वो यूएस सिस्टम से होकर ही गुजरता है, चाहे वो अमेरिका के बैंक हो, यूएस के पेमेंट सिस्टम जैसे कि स्विफ्ट हो, या प्लेटफॉर्म जैसे कि वीजा हो या मास्टर कार्ड हो। इवन वो फॉरेन बैंक्स जिनका यूएस में कोई भी कस्टमर नहीं होता है, उनको भी अमेरिकन मार्केट का एक्सेस चाहिए होता है ताकि वो डॉलर मूव कर सके या यूएस की जो ट्रेजरी है, बॉन्ड जो है, उनको खरीद सके। ये सब मिलकर अमेरिका को ह्यूज पावर देते हैं। वो किसी भी सैंक्शन कंपनी या कंट्री को सिस्टम से ब्लॉक कर सकता है, और अगर चाहो तो सिर्फ थ्रेट देकर ही कंट्रीज को अपने रूल्स मानने पर मजबूर भी कर सकता है। और यूएस ने ये पावर काफी बार इस्तेमाल भी की है। 2024 तक यूएस ने 15,000 से ज्यादा इंडिविजुअल्स पर एक्टिव सैंक्शंस लगाकर रखे हुए हैं, जो कि स्विट्जरलैंड में है, यूके में है, यूरोपियन यूनियन, इन सब के कंबाइंड सैंक्शन से भी ये ज्यादा सैंक्शंस हैं। और वॉशिंगटन पोस्ट एक अखबार है, उसके मुताबिक आज के टाइम में यूएस दुनिया के 1/3 कंट्री पे किसी ना किसी तरीके का फाइनेंशियल पनिशमेंट लगा रहा है, चाहे वो लोग हों, उनकी प्रॉपर्टी हो या उनके ऑर्गेनाइजेशन हो। इस लिस्ट में सिर्फ यूजुअल सस्पेक्ट ही नहीं है, जैसे कि जो सस्पेक्ट हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया इस लिस्ट में है, क्यूबा इस लिस्ट में है, जो मिलाकर 184 पिछले 184 साल से अमेरिका के सैंक्शंस का सामना कर रहे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, ऐसे कंट्रीज भी इन सैंक्शंस की लिस्ट में शामिल हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, जैसे लेबनान भी है, इथियोपिया भी है, निकारागुआ भी है। यही सैंक्शन बन गए हैं एक ग्लोबल डिस्कशन का टॉपिक। क्या डॉलर का कोई अल्टरनेटिव हो सकता है? दोस्तों, जब रशिया ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था तो अमेरिका ने तुरंत एक्शन लिए थे। रशियन कंपनीज के साथ बिजनेस करना बैन कर दिया था, रशियन सेंट्रल बैंक के एसेट फ्रीज कर दिए थे और रशियन बैंक्स को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया था। रशिया जैसे कंट्रीज के अगेंस्ट डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं, एक हथियार बन जाता है, यूएस की फॉरेन पॉलिसी का एक पावरफुल टूल जिसका इफेक्ट पूरी दुनिया में होता है। और ऑब्वियसली रशिया ने यूएस डॉलर के डोमिनेंस को सबसे ज्यादा और सबसे लाउड तरीके से क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन सिर्फ रशिया ही नहीं, और भी मेजर डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो डॉलर सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हैं। 2023 के ब्रिक्स समिट में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा ने बिल्कुल सीधा बोल दिया था, पेमेंट सिस्टम अब जियोपॉलिटिकल वेपन बन चुके हैं, और वो गलत नहीं थे। आज दुनिया भर में एक सवाल बार बार उठता है, हम कब तक डॉलर को इस्तेमाल करते रहेंगे? और जैसे सिचुएशन ऑलरेडी खराब थी, जनवरी 2025 में ट्रंप ने एक बार फिर से ट्रेड वॉर शुरू कर दी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इकोनॉमिक पॉलिसी, स्पेशली ट्रेड के इश्यूज पर दुनिया के अंदर कॉन्फिडेंस जो था अमेरिका की सरकार के ऊपर या अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर, उसको हिला दिया है। बस देख लो, जब ट्रंप ने अपना लिबरेशन डे टैरिफ पैकेज अनाउंस किया था, मार्केट में क्या रिएक्शन आया था। अगर वो पैकेज लागू हो जाता तो यूएस इंपोर्ट ड्यूटीज पिछले 100 सालों में अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाते, लेकिन इन्वेस्टर पैनिक में आ गए, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड स्पाइक कर गए और डॉलर जो था वो गिरने लगा। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, दुनिया को अब भरोसा नहीं रहा है अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर, अमेरिका की लीडरशिप के ऊपर। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डॉलर दोनों एक साथ गिर गए थे। ये सिग्नल बहुत स्ट्रांग थे। इन्वेस्टर्स अब डॉलर एसेट जैसे कि ट्रेजरीज को सेफ हेवन यानी एक सिक्योर ऑप्शन की तरह नहीं देख रहे हैं, जो एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, आगे क्या होगा? दुनिया भर में जो फ्रस्ट्रेशन है डॉलर लेड फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर, उसने एक वेव स्टार्ट कर दी है जिसमें लोग डॉलर को रिप्लेस करने के आइडियाज दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी अल्टरनेटिव रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, एटलीस्ट अभी तक के लिए तो नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, बिल्कुल आखिर में यह समझना जरूरी है कि यूएस डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक पावरफुल टूल है जिसमें पैसा, पावर और पॉलिटिक्स सब कुछ जुड़ा हुआ है। हालांकि नए ग्लोबल प्लेयर और अल्टरनेटिव सामने आ रहे हैं, फिर भी डॉलर की डोमिनेंस अभी
अभी तक स्ट्रोंग है और आने वाले वक्त में भी इसका असर जो है वो बरकरार रहेगा। तो जब तक दुनिया एक नया बैलेंस नहीं ढूंढ लेती है, डॉलर ही ग्लोबल इकोनॉमी का राजा बना रहेगा। लेकिन यह भी सच है कि फाइनेंशियल सिस्टम में बदलाव के सिग्नल्स जो है वो हमको मिल रहे हैं, जो फ्यूचर में नए नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आ सकते हैं। इसलिए हमें बस ये समझना चाहिए कि दुनिया बदल रही है और डॉलर का रोल भी धीरे 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 इवोल्व होता जा रहा है। पर अभी के लिए डॉलर ही दुनिया का असली राजकुमार है या असली राजा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर कमेंट करें। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।